मैं चैप्टर को बिल्कुल अपने तरीके से पढ़ाऊँगा। आप अगर उस तरीके से देखेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। हो सकता है आपका भी कोई तरीका हो जिससे ये आसान हो जाए, मगर इस बात के चांसेस कम है। तो आप देखिए मैं क्या बताता हूँ। देखो, जैसे कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट एक एटम है। अब ये 3D सीरीज़ के मेटल आएँगे इसमें। तो कोबाल्ट एक एटम है। मैं बड़े आराम से ही बताऊँगा, आप देखना ज़रा ध्यान से, सारी बातें बताऊँगा मैं। तो कोबाल्ट अपनी लाइफ़ में ये चाहता है कि वो +3 स्टेट अटेन कर ले। अब देखो ये ऐसा क्यों चाहता है कि ये +3 स्टेट अचीव कर ले? जहाँ तो ये सवाल आता है और ये सवाल आता भी है तो ये सवाल ये ऐसे आता है कि भई हाइड्रेशन एनर्जी ठीक से बैलेंस कर रही है, वो तो डी ब्लॉक में मैंने बताया ही है। फिलहाल ये समझिए कि +3 जो है वो कोबाल्ट की मोस्ट स्टेबल स्टेट है। इसका मतलब ये है कि कोबाल्ट अगर कोबाल्ट की फॉर्म में ही रहता है, तो दूसरे एटम इसको परेशान करेंगे। इससे बॉन्ड बनाने के लिए या इससे इलेक्ट्रॉन लॉस करवाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। लेकिन अगर कोबाल्ट +3 स्टेट में चला जाता है और वो +3 बना लेता है, तो एक तरीके से +3 बनाने के बाद कोबाल्ट में से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना मुश्किल हो जाता है कि दूसरे एटम फिर इसको छेड़ना बंद कर देंगे। अब ये इस स्टोरी से अच्छा है कि आपको ये बातें पहले से ही बताई हुई है। आप ये समझिए कि कोबाल्ट अगर +3 बना ले, तो उसकी ज़िंदगी सफल है, वो स्टेबल हो जाएगा, है ना? अब स्टेबल क्यों हो जाएगा, ये तो पिछले चैप्टर की बात थी, तो उसे बार-बार ना उखाड़िए। तो कोबाल्ट को +3 अचीव करवाया 3 क्लोरीन ने, जिनका नाम था टिंकी, मिंकी और टिंकी। भाई टिंकी, मिंकी और टिंकी की भी बचपन से एक ख्वाहिश थी कि वो -1 बन जाए, एक इलेक्ट्रॉन उन्हें कोई दे दे। और कोबाल्ट की भी एक ख्वाहिश है कि वो +3 बन जाए। तो कोबाल्ट ने सिंपली टिंकी मिंकी चिंकी ने कोबाल्ट से एक-एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया। ये किसी तरह संपर्क में आए होंगे, एक पार्टी में मिले होंगे। तो पार्टी में मिलेंगे, ये तो कैसे भी संपर्क में आ जाएँगे, रेत में, अर्थ क्रस्ट पर, एयर में, कहीं भी। तो इससे बना CO3+ और 3Cl-। अब ये आपस में जुड़ गए, COCl3। अब ये समझना एक चीज़, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उनकी कोई दिशा नहीं होती है। जैसे प्लस से जुड़ा है माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये चारों दिशाओं में हो रहा होगा। फिर माइनस, फिर प्लस, 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 दूसरी दिशाओं में भी है ये। तो जो आयन होते हैं ऐसा समझिए कि आयन किसी खास डायरेक्शन की तरफ, ऐसा नहीं कि कोबाल्ट से एक Cl इधर निकला हुआ है, एक Cl इधर निकला है, ऐसा नहीं होता। इनका कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। ये सेट में लगे होते हैं मगर आयन हर दिशा में लगे होते हैं। किसी खास 3 दिशाओं में नहीं। कोबाल्ट को चारों तरफ से Cl ने घेरा हुआ है। फिर उन Cl को कोबाल्ट ने, फिर उस कोबाल्ट को Cl ने, यानी प्लस को माइनस ने, माइनस ने प्लस को। फिर मैं एक बात कहता हूं कि अगर मान लो कि ये भी एक आपको इमेजिन करने में दिक्कत होती है, तो ये समझिए कि जब भी हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि कोई मॉलिक्यूल टेट्राहाइड्रल है, कोई लीनियर है, कोई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, कोई ऑक्टाहाइड्रल है,
तो ये हम स्ट्रक्चर कोवेलेंट बॉन्ड की तो पढ़ते हैं, आयनिक बॉन्ड की नहीं। तो आयनिक बॉन्ड की यहाँ इसकी कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है। किस टाइप की स्पेशल स्ट्रक्चर इनके अंदर, मतलब इस वेस्पर थ्योरी में इनकी स्ट्रक्चर का नाम नहीं है। लीनियर या ट्राइगोनल प्लानर या टेट्राहाइड्रल या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या ऑक्टाहाइड्रल या ट्राइगोनल या पेंटागोनल बाइपिरामिडल, सीसॉ, कुछ भी इनकी स्ट्रक्चर नहीं है। ये कोई इनका फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, इस टाइप की कोई स्ट्रक्चर ये नहीं बनाते। अब एक चीज समझिए, ये बॉन्ड आयनिक है और क्लोरीन ने प्राइमरी वैलेंसी, एक तरीके से यहां वैलेंसी का मतलब आप समझिए कि जिंदगी का खालीपन। खालीपन ये है कोबाल्ट की जिंदगी का कि इसे +3 बनना है। तो ये जिंदगी का जो खालीपन है कोबाल्ट का, ये किसने भरा? ये भरा क्लोरीन ने। तो क्लोरीन ने प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई किया। आप शब्दों को सुनिए कि क्लोरीन क्लोरीन ने कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई की। इसको मैं बहुत आसान बना दूंगा, आप इसकी चिंता मत कीजिए। आप मेरे पढ़ाने के तरीके पे कोई भी वो मत रखिएगा सेकंड थॉट। इसे मैं मैक्सिमम ये जितना आसान हो सकता होगा कंप्लीट करके आसान करके दिखा दूंगा मैं इसे। क्लोरीन ने कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई की। कोई डेफिनेशन नहीं लिखूंगा मैं, बस देखते जाना। अब ये प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? मोस्ट स्टेबल स्टेट, यानी हर एटम, जो आप 3D सीरीज का ले लीजिए, वैसे तो पूरा डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक में जितने भी मेटल है उनकी मेन दो जरूरतें हैं। उन्हीं दो जरूरतों की वजह से वो बेचारे कंपाउंड बनाते हैं। उनकी दो मेन जरूरतें हैं। पहला प्राइमरी वैलेंस यानी मोस्ट स्टेबल स्टेट, वो अचीव करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन इसके बाद भी उनकी जिंदगी में खालीपन रह जाता है। वो है एम्प्टी ऑर्बिटल, इन्हें भरना, ये भी इनकी एक नीड है। और एम्प्टी ऑर्बिटल्स के भरने को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि दो जरूरतें जो हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, एक है एम्प्टी ऑर्बिटल और दूसरी है कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी हर एटम डी ब्लॉक का क्या चाहता है? हर एटम डी ब्लॉक का चाहता है कि वो मैक्सिमम, हर एटम डी ब्लॉक का चाहता है कि वो अपना वो चार्ज अटेन कर ले जो मोस्ट स्टेबल है, और मैक्सिमम वो जितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है वो बना ले और अपनी सारी एम्प्टी ऑर्बिटल्स को भर ले। सारी या मैक्सिमम जितनी एम्प्टी ऑर्बिटल्स को भर सकता है। तो कोबाल्ट ने एक वैलेंसी तो इसकी, क्लोरीन ने कोबाल्ट की एक वैलेंसी तो सेटिस्फाई कर दी है प्राइमरी, और शायद ये आपके समझ में आया हो और शायद आप दूसरे एटम्स के लिए भी इन्हें इमेजिन कर पाए। मैग्नीज चाहेगा कि वो +2 बना ले। अब आप कहें नहीं हमको तो याद ही नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अभी ऐसे ज्यादा जरूरी भी नहीं है कि अभी याद हो। फिलहाल वो तो मैं याद भी दिला दूंगा, लेकिन आगे पेपर में मैं याद नहीं दिलाऊंगा। जिंक चाहता है वो +2 अचीव कर ले, आयरन चाहता है वो +3 बन जाए, कॉपर चाहता है +2 बन जाए, प्लेटिनम +4 बनना चाहता है। मैं लिख दूंगा मेन मेन की। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, इसको समझना थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, उतना आसान नहीं है। लेकिन मैं आपको समझा देता हूं, पूरे तरीके से समझा दूंगा। उतना डिटेल में आपको नहीं लिखना होगा। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको क्या नहीं लिखना है, और आप ये चिंता नहीं करेंगे कि क्वेश्चन क्या आएगा। सबसे पहली बात, आप पहले से ही ये नहीं सोचेंगे क्या आएगा और क्या हम उसको फेल दें। तो वो आपको सब पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या आएगा। आप बस इसे एक स्टोरी की तरह लीजिए, जितना समझ में आता है समझिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, प्राइमरी वैलेंसी है ये।
अब कोबाल्ट के अंदर एक कमी है जिसे कोबाल्ट क्लोरीन को नहीं दिखा रहा है। स्टोरी की तरह समझा रहा हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये COCl3 बन गया और कोबाल्ट +3 अटेन कर चुका है और क्लोरीन -1, और क्लोरीन को लग रहा है कि कोबाल्ट को अब शायद जिंदगी में किसी दूसरे एटम से जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर कोबाल्ट के अंदर कुछ है, आप इसे डर समझ लीजिए या चाहत, क्योंकि आपको ये नहीं पूछा जाता है कि कोबाल्ट ऐसा क्यों कर रहा है, ना ही ये पूछा जाता है कि कोबाल्ट ने क्लोरीन से क्यों जुड़ा। हाँ, ये पूछा जाता है +3 स्टेट ही क्यों बनाता है। जो सवाल है वो मैं बता चुका। कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन देखिए, नॉर्मल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3D8 और 4s2। इसे खोल लीजिए 3D, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4s में 2। अब कोबाल्ट 3+ की लिखिए, 1 2 ये गया और डबल वाले जाएंगे और ये 3। अब दिक्कत क्या है कि कोबाल्ट की लास्ट शेल कौन सी है? देखो, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3D, लास्ट शेल तो 4th है, आउटर मोस्ट शेल, ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों ही ये वैलेंस में भी है और आउटर मोस्ट भी है। ये वैलेंस है मगर इनर शेल है, तो ये 4s। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? 4s। आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? 4th। तो कोबाल्ट की लास्ट शेल है 4th। अगर कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन 4th शेल तक पाए जाते हैं तो 4th में बहुत सारी ऑर्बिटल्स मौजूद होती हैं, 4s 4p 4d इवन 4f, 4 सब शेल होती हैं 4th की। तो कोबाल्ट में दिक्कत यह है कि कोबाल्ट के लास्ट शेल में बहुत सारी एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो इससे कोबाल्ट को दिक्कत क्या है या चाहत, मैंने कहा कुछ भी समझ लीजिए, हम समझ लेते हैं डर है, मान लो डर है, इसीलिए कोबाल्ट चाहता है कि वो डर खत्म हो जाए। डर ये है कि कई कई मॉलिक्यूल या एटम ऐसे घूम रहे हैं इन्वायरमेंट में जिन पे लोन पेयर है। अब आप कहेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा और समझा दूं। टोटल 4 क्लासों में हमें चैप्टर खत्म करना है, वो भी अगर क्लास एक आधी डबल ले ली तो जल्दी कर देंगे। अब अगर आप कहें तो मैं इसकी स्ट्रक्चर समझा दूं जिससे आपको थोड़ा और समझ में आने लगे। आप ये चिंता नहीं करेंगे कि फलाना कंपाउंड आएगा तो हम कैसे बताएंगे, आप बस इसकी चिंता करेंगे जो आपको अभी समझाया जा रहा है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई फलाना कंपाउंड आएगा तो हम बताएंगे नहीं कि वो क्या करेगा? इसलिए बता बोल रहा हूं मैं ये सब बातें कि माइंड जरा सीधा रखना है, कि जो बताया जा रहा है उस पर फोकस रखना है। अब जैसे नाइट्रोजन, जैसे हाइब्रिडाइजेशन मैंने ही सिखाया है सबको और मैं ये आसानी से याद भी दिला सकता हूं। बहुत पहले सन 75 में मैंने ये बोला था कि लोन पेयर भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है। लोन पेयर भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है। जिनकी हाइब्रिडाइजेशन पे अच्छी पकड़ नहीं है उन्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस देखते जाइए। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब लास्ट शेल देखिए 2s 2p। अब जिनको कॉन्फ़िगरेशन लिखने में दिक्कत है उनसे मैं माफी मांगना चाहूंगा कि मैं इस स्तर की पढ़ाई नहीं करवा पाऊंगा। 2s और 2p ये लास्ट शेल है नाइट्रोजन की, 2s और 2p। 1s हटा दी हमने, हमें उसकी जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड सारे एक जैसे रहे। समझ रहा मेरी बात को? बॉन्ड सारे एक जैसे रहें, इसके लिए जरूरी है, जैसे तीनों बॉन्ड एक जैसे हैं। अगर बॉन्ड एक जैसे रहते हैं तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो जाता है और स्टेबल रहता है। और बॉन्ड अगर एक जैसे करने हैं
तो ये जरूरी होता है कि जिन ऑर्बिटल्स से बॉन्ड बनेंगे वो भी एक जैसी हों। फिलहाल ये एक जैसी नहीं है। एक एस है जो स्फेरिकल है, टी है जिनकी शेप तो सेम है मगर एक्सिस अलग अलग है। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि जिन बच्चों को सेकंड चैप्टर मैंने ही पढ़ाया है फर्स्ट टर्म में, उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अरे मैसेज आ रहा है, कोई 1 मिनट रुक जाओ, बस छोटा सा काम है। ठीक है। हम्म। हाँ, तो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड है ऐसे, और नाइट्रोजन चाहता है ये तीनों बॉन्ड बिल्कुल एक जैसे रहें। इनमें अगर ये एक जैसे रहेंगे तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल रहता है। तो एक जैसा करने के लिए ऑर्बिटल जिनसे बॉन्ड बनेंगे वो लार्ज शेल की ऑर्बिटल होती है। ये जो 3 बॉन्ड बने हुए हैं ये इन ऑर्बिटल से बने, इनमें से किससे अभी बता रहा हूं। तो ऑर्बिटल जिनसे ये बॉन्ड बनेंगे वो एक जैसी होनी चाहिए। अभी एक चीज देखिए, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर ये रहा, और जिनसे बॉन्ड बनेंगे वो ऑर्बिटल सिंगल सिंगल सिंगल। तो सारी ऑर्बिटल्स को अगर नाइट्रोजन एक जैसा कर लेगा तो इससे नाइट्रोजन का ये जो मॉलिक्यूल है स्टेबल होगा। इसीलिए ऑर्बिटल्स को मिक्स कर लिया जाता है। एक एस और 3 पी को मिला लिया नाइट्रोजन एटम ने, और मिला के खिचड़ी बना दी इन सारी ऑर्बिटल की, चारों की, और चारों को मिलाकर नई ऑर्बिटल बनाई। और नई ऑर्बिटल ऐसी बनाई है जिनकी शेप एक जैसी है। ये ये आज समझा रहा हूं। अब ये एक ऑर्बिटल में तो लोन पेयर कर दीजिए, बाकी में सिंगल। अब ये जो ऑर्बिटल है ना तो ये एस है ना पी है, दरअसल ये एक एस और 3 पी को मिक्स करके बाद में तोड़कर बनाई गई है। तो ये ऑर्बिटल है sp3। अब ये 4 ऑर्बिटल हैं टोटल नाइट्रोजन की, जिनमें से एक में लोन पेयर है और बाकी में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सिंगल सिंगल से हाइड्रोजन ओवरलैप कर लेगा। ये अच्छा है जिसको याद रह जाए। बस मेरे को तो ये सिखाना था कि जो लोन पेयर है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब ये कहानी क्या है कि नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर है, जो लोन पेयर होता है ना, वो भी एक दिक्कत होता है, क्योंकि जिनको लोन इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है वो कभी भी अमोनिया को खींचकर, उसके लोन पेयर को खींचकर अमोनिया को किसी दूसरे कंपाउंड में बदल सकते हैं। मेरे पास लोन पेयर है तो ये भी एक दिक्कत है। तो अमोनिया भी ये चाहता है कि वो भी स्टेबल हो जाए, यानी वो किसी को लोन पेयर दे दे, या वो ऐसी स्थिति में चला जाए कि कोई उसके लोन पेयर्स को खींच कर ना ले जा पाए। लोन पेयर को फालतू इलेक्ट्रॉन्स के तौर पर देखा जाता है। तो एक अमोनिया इन्वायरमेंट में ऐसा घूम रहा है जिसको अपने लोन पेयर देने की जरूरत है। और कोबाल्ट की दिक्कत यह है कि कोबाल्ट पर एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। अब इन्वायरमेंट में जिनको लोन पेयर देने हैं वो कोबाल्ट पर अटैक करना चाहते हैं। ये सोची समझी साजिश नहीं होती है, लेकिन हम इसको बोलते हैं ऐसे ही है। वो कोबाल्ट पर अटैक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोबाल्ट अपनी एम्प्टी ऑर्बिटल से इन लोन पेयर वाली ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना ले। लोन पेयर से बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल एम्प्टी ही होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दोनों ही ये लेकर आएगा तो ये तो एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए ना सिर्फ। तो कोबाल्ट की दिक्कत यह है कि कोबाल्ट पर एम्प्टी ऑर्बिटल है, और कोबाल्ट इन एम्प्टी ऑर्बिटल से डरता है, क्योंकि कोबाल्ट की इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स पर उन उन इंसानों की नजर है जिन पे लोन पेयर हैं। वो चाहते हैं कि कोबाल्ट उनके लोन पेयर को इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स में रख ले, यानी कोबाल्ट उनके साथ बॉन्ड बना ले। तो अगर कोबाल्ट खुद ही अपनी मर्जी से ऐसा कर ले तो फिर कोबाल्ट की एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी खत्म हो जाएंगी और कोबाल्ट की दोनों वैलेंसी
यानी कि मोस्ट स्टेबल स्टेट तो क्लोरीन ही सेटिस्फाई कर चुकी है, और मैक्सिमम कोबाल्ट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो भी खत्म हो जाएगी, और कोबाल्ट को छेड़ने के चांसेस किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल के लिए खत्म हो जाए। तो कोबाल्ट इस सिचुएशन में क्या करेगा कि अपनी 6 ऑर्बिटल, एक एस, 3 पी, 2 डी, 6 ही क्यों, इससे ज्यादा स्पेस नहीं है कोबाल्ट के ऊपर। कोबाल्ट को अमोनिया को अपने चारों तरफ अरेंज करके रखना पड़ेगा ना, और ये 6 7 से 6 मैक्सिमम हो जाता है। इससे ज्यादा मॉलिक्यूल या एटम्स को अपने ऊपर अरेंज करके रखना रेयर होता है, मुश्किल। तो कोबाल्ट अपनी एक एस, 3 पी, 1 डी, 2 डी ऑर्बिटल्स को मिक्स कर लेगा, और 7 कितनी मिक्स हुई है, 3 2 5 और 1 6, 6 नई ऑर्बिटल बनाएगा, 6 न्यू ऑर्बिटल, 6 नई ऑर्बिटल बनाएगा, और इन ऑर्बिटल से अमोनिया की लोन पेयर वाली ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेगी। फिलहाल तो हम इसी में दिखा रहे हैं ओवरलैप, दिखाते भी ऐसे हैं, लेकिन समझना, ये फेंकूंगा नहीं मैं टॉपिक को, सुनो। ये 6 ऑर्बिटल मिक्स हो गए हैं, मिक्स होने के बाद क्या होता है, नई ऑर्बिटल बनती है इस डिजाइन की। तो 6 नई ऑर्बिटल बन गई होंगी, यानी एक एस, 3 पी और 2 डी का डिजाइन अब बदल चुका है, और 6 नई ऑर्बिटल बन चुकी है। उन ऑर्बिटल से अमोनिया की लोन पेयर वाली ऑर्बिटल ने ओवरलैप कर लिया है। इससे अमोनिया का लोन पेयर डोनेट हो गया। अब उसे रात में उसका दरवाजा कोई नहीं खटखटाएगा लोन पेयर के लिए, और उसे कोई परेशान नहीं करेगा, यानी कि जबरदस्ती सेट करने से अच्छा है कि खुद ही सेट हो जाना किसी के साथ। तो अब ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा मॉलिक्यूल, कोबाल्ट ने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं। शायद आप समझते होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कि बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ने दिए हैं, इसी की ऑर्बिटल में थे दोनों इलेक्ट्रॉन, और वो तो एम्प्टी थी। तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स ने लोन पेयर वाली ऑर्बिटल से ओवरलैप किया, यानी नाइट्रोजन ने ही दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो ये 6 कोवेलेंट बॉन्ड, कितना चार्ज था अमोनिया पे, 0, अमोनिया पे कोई चार्ज ही नहीं है। तो टोटल इस एंटिटी पर कितना चार्ज रहेगा, +3, कोबाल्ट पे 3 प्लस है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो 6 गुणा में 0, और यहां से जुड़ी रहेंगी 3 क्लोरीन। अब जैसे मैं इस कंपाउंड को देखता हूं, तो अब तुम्हारे लिए क्या है इसमें, क्या ये स्टोरी, नहीं, ये स्टोरी मैं आपको खुद लिखना सिखाऊंगा, ये तो शुरुआत है। अभी आपको ये समझना है कि जब भी ऐसा कंपाउंड आपके पास आए, तो आपको ये समझना है कि ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये अंदर क्या है और ये क्या है। अगर आप इतनी बात समझ लें, तो आपको चैप्टर बड़ी आसानी से समझाया जा सकता है। अब आप मुझे बताइए, अभी आपको ये समझ में आ रहा है ये अंदर कहां से आया और ये कहां से आया? जल्दी बताइए, मेरे लिए भी रात हो रही है। हम्म, ठीक है। तो 3 ही बच्चे जग रहे हैं। अब सुनो, स्क्रीन शॉट लो इसका, जल्दी। अब देखिए, अब जब भी मेरे पास ऐसा लिखा हुआ आता है कुछ भी, जैसे CO NH3 6, तो मुझे ये समझना होता है कि
इस कंपाउंड में कोबाल्ट एंड क्लोरीन के बीच आयनिक बॉन्ड है। कोबाल्ट और क्लोरीन के बीच आयनिक बॉन्ड है और इसमें कोबाल्ट की, क्लोरीन ने कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई की है, यानी कि मोस्ट स्टेबल स्टेट। दूसरी चीज, अमोनिया NH3 ने कोबाल्ट की एम्प्टी ऑर्बिटल में अपनी लोन पेयर वाली ऑर्बिटल से ओवरलैप किया हुआ है। अब मैं आपको कुछ कंपाउंड दिखाता हूं, हम देखेंगे कुछ कंपाउंड और उन कंपाउंड्स को देखकर हम उन पे नजर डालेंगे और ये समझेंगे आखिर इसमें कौन सी चीज क्या कर रही है। अब देखना, पहले एक चीज और समझ लो, स्क्रीनशॉट लो। हाँ नहीं, यही समझ लो साइड में। देखो, जब भी ऐसे लिखा हो CO NH3 6 3+, ये इंपोर्टेंट बात है, लिख के देता हूं, चाहे मैं, इंपोर्टेंट है, एक नंबर जरूर दिलाएगी। अब जैसे ये कंपाउंड है और मैं इसको पानी में डालता हूं, लेट सपोज कि मैं इसको तोड़ रहा हूं, तो ये टूटता कैसे है देखिए। ये दो ही हिस्सों में टूटता है, कैटायन और एक टाइप का एनायन। एक टाइप का, हाँ एनायन का नंबर 3 4 हो सकता है मगर उसका टाइप एक ही होगा। अब जैसे कैटायन है CO NH3 6 3+, और एनायन है 3Cl-। तो क्या ये नहीं अलग होगा? नहीं। इस कंपाउंड की यही खासियत होती है कि इसके टुकड़े ऐसे होते हैं जैसे हम किसी मेटल नॉन मेटल के आयनिक कंपाउंड को तोड़ रहे हैं, जिसमें एक ही टाइप का कैटायन निकल के बाहर आता है और एक ही टाइप का एनायन। यानी ये पूरी एंटिटी मेटल प्लस, इसे कहते हैं लीगैंड। लीगैंड वो चीज जो लोन पेयर डोनेट कर रही है, इसके ऊपर बड़ा टॉपिक पढ़ना है हमें। तो मेटल प्लस लीगैंड, मेटल और लीगैंड दोनों मिलकर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो कई एटम और मॉलिक्यूल्स का गुच्छा ना हो, बल्कि एक सिंगल एटम से बना कैटायन हो। यानी आपको ये कहीं से ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि ये आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरा एक ही एटम है और उस पूरे पर 3+ चार्ज है, जबकि एक्चुअली में कई एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की खास बात होती है कि जो कोऑर्डिनेटिंग एंटिटी होती है, ये जो इतना हिस्सा है स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है वो अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करती। अगर आप उसे पानी में भी डाल देंगे और वो टूटेगी तो भी वो कई टुकड़ों में ब्रेक नहीं होगी, यानी कोबाल्ट अलग नहीं होगा, अमोनिया अलग नहीं होगा, बल्कि ये आपस में मिलकर ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आपको सोचने पर मजबूर कर दें कि ये किस टाइप का कैटायन है। पहले तो मैंने इसे देखा नहीं, आखिर इसके अंदर है क्या। लग रहा है जैसे किसी एक ही मेटल एटम के मिलने से पूरा ये कैटायन एक ही मेटल एटम ने बना है, जिसमें एक कैटायन है और कई मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम इस पर ये देखेंगे कि अगर मान लो हमें अलग अलग कंपाउंड दिए जाते हैं तो हम उसे पानी में डालकर कैसे तोड़ें। जैसे ये पहला है, अब दूसरा देखना है, इसका स्क्रीनशॉट लो। जैसे इसे देखो, ये है प्लेटिनम का कंपाउंड। अब जैसे आपसे कहता है कोई एग्जाम में कि
इसके टुकड़े कीजिए, Pt, Cl, NH3, 5 और Cl3, Cl2, Cl3 है। अब जैसे आपसे कोई कहता है कि अगर हम इसे तोड़ें, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये वही मेटल एटम है जिसे 2 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी थी। आपको ऐसे ही दिखना चाहिए जैसे मेरे को दिख रहा है। ये वही मेटल एटम है जिसे 2 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी थी अपनी प्राइमरी सेकेंडरी, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं यानी Cl और NH3, ये है लीगैंड, जिन्होंने, यहाँ लीगैंड 2 टाइप के हैं, NH3 और Cl। ये वही लीगैंड है जिन्होंने प्लैटिनम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, यानी क्लोरीन ने लोन पेयर दिया है प्लैटिनम को, अमोनिया ने भी प्लैटिनम को लोन पेयर दिया है, दोनों ने दिया है, प्लैटिनम को क्लोरीन ने, अमोनिया ने। अगर मैं इसे पानी में डालता हूं तो ये कैसे टूटेगा? ये पूरा हिस्सा स्क्वायर ब्रैकेट वाला ये नहीं टूटेगा, ये NH3 5 ये ऐसे ही रहेगा, सिर्फ वही आयोनाइज होगा जो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। इस पूरे पर 3 प्लस, ये 3 माइनस, ये दूसरी बात है। अब ये आपको तोड़ना आना चाहिए इस तरीके से। अब सुनो, स्क्रीनशॉट लो इसका, अगली चीज, कभी कभार ऐसा भी होता है, बड़े पक्के मन से इसको समझना है और अपने लिए चैप्टर को आसान कर लेना है। कभी कभार ऐसा भी होता है, सुनिए, कि अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो ये बहुत सीधा है। इसमें एक कोबाल्ट है 3 प्लस की फॉर्म में, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अगर बॉन्ड 6 होंगे कोऑर्डिनेट तो वो टेट्राहाइड्रल शेप में होंगे, 6 कोवेलेंट बॉन्ड। यहां अमोनिया है, 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 यहां। और कोवेलेंट बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्पेस में एक खास अरेंजमेंट में लगे होते हैं। ऐसे ही हमने इनको लगाया, 6 को ऑक्टाहाइड्रल फॉर्म में, 5 को किस फॉर्म में लगाते हैं, 4 को किस फॉर्म में लगाते हैं, वो एक अलग दिन की कहानी है, आज की नहीं। जो ये 3 Cl है, एक Cl, ये कहीं भी लगा सकते हैं आप, ये ऐसा नहीं किसी शेप में लगा रहा हूं मैं। आपने सुना, जो आयनिक बॉन्ड बना रहा है Cl, वो किसी भी तरफ लगा सकते हैं। लेकिन कभी कभार ये कंपाउंड कुछ ऐसा नजर आता है। एक खास बात ये है कि कोबाल्ट की जो सेकेंडरी वैलेंसी है ना, यानी कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। इसका मतलब ये है कि कोबाल्ट को 6 लिगैंड से बॉन्ड बनाना होता है, यानी कोबाल्ट को 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने होते हैं, टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर कोबाल्ट टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तभी उसकी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, यानी सेकेंडरी वैलेंसी ही उसकी ये है कि वो अपनी 6 एम्प्टी ऑर्बिटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहता है ताकि उसके ऊपर का पूरा स्पेस कवर हो जाए कोबाल्ट के, और फिर उसे कोई भी दूसरा एटम अटैक ना कर पाए। लेकिन कभी कभार ये कंपाउंड ऐसे लिखा होता है, CO, NH3 6, NH3 5 और NH3 5 और एक लिखा है Cl अंदर और Cl2 बाहर। अब यहाँ खास चीज ये देखिए, एक अमोनिया कम हो गया और एक Cl3 से हो गया है Cl2, ये 3 से 2 हो गया। लेकिन कोबाल्ट की टोटल सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोबाल्ट को बनाने, ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है। और प्राइमरी वैलेंसी ये है कि इसको +3 अचीव करना है। अब यहाँ क्लोरीन, जो अंदर वाली क्लोरीन है, जो अंदर दिख रही है आपको, ये 2 काम कर रही है। ये एक तो क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गई है, तो ये क्लोरीन
अमोनिया का तो पक्का है कि उन्होंने कोबाल्ट से, ये सभी को दिख रहा होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इन्होंने कोबाल्ट से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। 5 है ये, 6 नहीं। मगर ये एक क्लोरीन क्या कर रही है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर कोई भी चीज लिखी है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही जुड़ी है। यानी यहाँ अब 5 अमोनिया ने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाया, बल्कि एक क्लोरीन ने भी कोबाल्ट को लोन पेयर डोनेट कर रखा है। मगर अगर आप एक क्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लगा देते हैं तो फिर यहाँ 2 ही क्लोरीन बचेंगी। तो ऐसे में तो 2 क्लोरीन तो कोबाल्ट को बस +2 तक पहुंचा पाएंगी, क्योंकि एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगी और 2 क्लोरीन 2। तो ऐसे में कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जो अंदर वाली क्लोरीन है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको क्लोरीन दिख रही है, वो दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई कर रही है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यानी इस क्लोरीन ने कोबाल्ट से 1 इलेक्ट्रॉन भी ले रखा है और उस पर +1 चार्ज अटेन करवा रखा है, और साथ साथ इसने कोबाल्ट से कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रखा है। ये मेरे को कैसे पता लगने लगता है कि जो एक क्लोरीन है उसके बारे में ऐसा सोचना चाहिए कि उसने प्राइमरी सेकेंडरी दोनों सेटिस्फाई कर रखी है? वो ऐसे, क्योंकि टोटल कोबाल्ट को 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। अगर खाली अमोनिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती तो 5 ही बनते, लेकिन क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर Cl लिखा है तो ये छठा बॉन्ड भी Cl ने ही बनाया, यानी छठा कोऑर्डिनेट बॉन्ड Cl ने बनाया। लेकिन अगर मैं 2 ही Cl को समझूं कि 2 ही Cl ने आयनिक बॉन्ड बनाया है, तो ऐसे में कोबाल्ट पर सिर्फ +2 चार्ज आएगा, लेकिन आना कितना चाहिए, +3। तो +3 चार्ज तभी आ सकता है कि जब आप ये समझें कि जो अंदर वाला क्लोरीन है उसने कोबाल्ट से 1 इलेक्ट्रॉन भी ले रखा है, और फिर क्लोरीन ने उसी कोबाल्ट से एक लोन पेयर डोनेट कर रखा है। यानी पहले 1 इलेक्ट्रॉन लिया और इस पे +1 चार्ज अटेन करवा दिया, और फिर लोन पेयर के थ्रू कोबाल्ट से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। ये दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई कर रही है। बाकी 2 क्लोरीन सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रही है। तो इसकी जरूरत क्या पड़ती है? पहले तो इसकी जरूरत सब चीजों की आगे पड़ेगी। पहले तो आप अब जो मैं बताता हूं उसे देखना ध्यान से, स्क्रीनशॉट लो इसका और बताओ ये समझ में आ रहा है, जल्दी बताना। ठीक है, ठीक। अब सुनो, अगली चीज सुनो, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसी कंसेप्ट का। जैसे ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे समझना है। मिटा रहा हूं मैं इसे, 2 से बताता हूं। ये लास्ट चीज बता रहा हूं, कल बच्चों का पेपर भी है, तो फिर देखते हैं अगली क्लास में। अब जैसे ये है CO Cl3.6NH3। अब ये उस फॉर्म में नहीं लिखा है, ध्यान से देखो, ये आपके उस फॉर्म में नहीं लिखा है जिस फॉर्म में अभी हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड को लिख रहे थे। ये तो ठीक है, अभी तो बच्चों को दिखने लग रहा है कि भाई कोबाल्ट और क्लोरीन ने बनाया हुआ है आयनिक बॉन्ड, क्योंकि उन्हें ये थोड़ा सा याद हो गया, और अमोनिया ने बनाया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन अगर मुझसे कोई कह दे कि इसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखो, यानी स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में, तो मुझे लिखना मेरे लिए आसान है। मुझे 6 अमोनिया को अंदर लिखना है, जो डॉट के इधर है, और 3 Cl, ये ऐसे हो गया। लेकिन अगर इसको ऐसे लिखा जाता, अगर ये पेपर में ऐसे आ जाए COCl3.5NH3,
तो मुझे सोचना पड़ेगा कि कोबाल्ट ने 5 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो नहीं बनाए होंगे। तो ऐसे में मैं NH3 तो लिखूंगा ही, साथ में 1 क्लोरीन को भी अंदर ले लूंगा ताकि टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 हो जाए। फिर 2 ही Cl बाहर रह जाएंगी और ये हो जाएगा कि इस क्लोरीन ने बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई की है। इसका एक और एग्जांपल, जैसे इस वाले कंपाउंड को देखो, प्लैटिनम का कंपाउंड है और PtCl4.3NH3। जरा इस कंपाउंड को देखो, PtCl4.3NH3 है शायद, मे बी। हाँ, अब इसे देखो, इसमें मुझे एक चीज बतानी पड़ेगी तुम्हें, तब तुम्हें आगे की बात समझ में आएगी। वो ये कि प्लैटिनम जो है वो +4 चार्ज अटेन करता है। इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो +4 है। आपको कैसे पता चलेगी? भाई आपको अभी नहीं पता लगानी है, आपको जो मैं सिखा रहा हूं वो सीखना। लेट सपोज कि आपको बता दिया किसने कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी +4 है और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी तो सबकी सेम ही रहती है, +6। यानी सभी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या होती है वो सभी की +6 रहती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड सभी का +6 रहता है, 6 बॉन्ड। तो अगर डॉट के बाद मुझे 3 ही NH3 दिख रही है तो इस हिसाब से तो प्लैटिनम ने 3 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, 3 और होने चाहिए। एक अमोनिया एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 3 ने 3, तो आपको 3 क्लोरीन भी लेनी पड़ेगी। आप, इसका मतलब ये 3 क्लोरीन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में शामिल है। अब अगर एक ही Cl बाहर के लिए बचेगी, और जैसा हम समझते हैं कि भाई ये और ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, अंदर वाले तो कोऑर्डिनेट बनाते हैं, तो ऐसे में तो एक क्लोरीन एक ही माइनस चार्ज ले सकती है, तो प्लैटिनम पर +1 होगा। मगर प्लैटिनम की प्राइमरी वैलेंसी +4 है। इसका मतलब प्लैटिनम 4 क्लोरीन से आयनिक बॉन्ड से जुड़ा है। तो अंदर की जो ये 3 क्लोरीन है, ये दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई कर रही है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बताइए, ये समझ में आया यहां तक? बस यहीं तक समझ लीजिए। आज कल शायद फिजिक्स का पेपर है बच्चों का, तो फिर अगली क्लास में समझाऊंगा मैं। इससे आगे नेमिंग वगैरह आती है, बच्चे आए भी नहीं है और होश में भी नहीं है, तो फिर क्या पता गड़बड़ हो जाए। बताओ। ठीक है। हाँ, तो अगर कोई दिक्कत हो तो ये पूछना। ये इंट्रो है, वैसे ये टोटल 4 क्लासों में हम चैप्टर को हर हाल में खत्म कर रहे। ये इंट्रो है और समझना इसको। अगली क्लास में आने से पहले इसको देख के जरूर आना, अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेना, वरना फिर मैं अगली क्लास में कुछ समझा दूंगा तो वो मुझे नहीं लग रहा कि इसके बिना समझ में आने वाला है।